नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और नेताजी पर सियासी संग्राम कोलकाता में छिड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इसे पराक्रम दिवस के तौर पर मनाती हुई तो देश नायक के तौर पर टीएमसी। लेकिन आइए हम आपको पहले शुरुआत करते हैं उस बड़ी खबर के साथ, क्योंकि आज जब ममता बनर्जी मंच पर गई, उन्होंने गुस्से का इजहार कर दिया। नाराजगी इस बात से कि उनके मंच पर पहुंचते ही भाषण देने के लिए सामने से जय श्री राम के नारे लगाए गए, जिस पर उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रम है, उनका अपमान किया गया, बेइज्जत करना ठीक नहीं है। सुनिए, आपको सुना देते हैं क्या कहा ममता बनर्जी ने। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। तो ममता बनर्जी ने कहा कि निमंत्रित करके किसी का अपमान करना ठीक नहीं है, मुझे बेइज्जत करना ठीक नहीं है, सरकारी कार्यक्रम है, किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। यानी सियासी संग्राम, वो जंग जो अंदर ही अंदर थी, वो आज खुलकर मंच पर दिख गया। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सुपर्ण मोइत्रा, प्रवक्ता टीएमसी के, सुनीत चोपड़ा, नेता सीपीआईएम के जुड़ रहे हैं, अब निजेश अवस्थी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आरएसएस आइडियोलॉग के तौर पर जुड़ेंगे, जयंतो घोषाल हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ेंगे। और हम आपको आइए अब सुना देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस मंच से कहा कि अगर आज बोस हिंदुस्तान को देखते तो उन्हें गर्व होता। ये वो हिंदुस्तान है जिसका डंका पूरे विश्व में बज रहा है, वो हिंदुस्तान है जिसने अलग अलग तरीके से दूसरे मुल्कों की मदद की है और कोई आंखें नहीं तरेर सकता है। हमारे साथ हमारी दोनों सहयोगी भी इस वक्त जुड़ रही हैं सीधे कोलकाता से। चित्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं और मनोज्ञा हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगी। चित्रा, जंग का ऐलान एक तरह से हो गया, सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी ने कह दिया कि ये जय श्री राम के नारे लगना मेरी बेइज्जती है, ये पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, सरकार का था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल, देखिए अंजना, सुबह से ही तल्खी तो रह रहकर लगातार सामने आ रही थी। एक तरफ देश नायक दिवस जहां टीएमसी का जारी था, तो वहीं दूसरी तरफ पराक्रम दिवस को लेकर बीजेपी अपना पराक्रम दिखा रही थी। लेकिन शाम होते होते विक्टोरिया मेमोरियल में इस तरह की स्थिति, असहज स्थिति इसको कहा जा सकता है, दोनों ही पार्टियों के लिहाज से देखे। ममता बनर्जी चूंकि मंच पर जाती हैं और वहां पर अगर उनको देखकर हूटिंग होती है, नारेबाजी, क्योंकि जय श्री राम के नारे के पीछे एक लंबी कहानी भी छिपी हुई है, हम सब जानते हैं। एक बार इसी तरह का वीडियो भी सामने आया था जब बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम का नारा लगा दिया और ममता बनर्जी उतरकर अपनी गाड़ी रोककर जाकर, ये बीते दिनों की बात हो चुकी है। लेकिन आज उसी तरह की स्थिति यहां पर उत्पन्न हुई, इसलिए ममता ने अपना विरोध जताया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए यकीनन एक बड़ा प्रोग्राम ये भारत सरकार का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस कार्यक्रम का सबसे बड़ा चेहरा थे, तो वहां पर अगर इस तरह की स्थिति पैदा होना ये ठीक बात नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर पराक्रम दिवस के तौर पर जो बड़ा मैसेज देश भर में जाना चाहिए, विदेश में जाना चाहिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, ये जो पॉलिटिक्स है, ये तो चुनावी राजनीति है 3 महीने के बाद जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसके लिए। लेकिन कुल मिलाकर कार्यक्रम चाहे ममता बनर्जी का नेताजी के नाम पर हो, चाहे बीजेपी का नेताजी के नाम पर हो, दोनों कम से कम सफल होते हुए नजर आए। क्योंकि ममता बनर्जी के भी रैली में काफी ज्यादा रोड शो में भीड़ उमड़ी हुई थी, जबकि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेकरार दिखे। और विक्टोरिया बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसी मंच से हिंदुस्तान का जो डंका विश्व में बज रहा है उसका बार बार जिक्र किया। नेताजी की पूरी जीवनी को उन्होंने समेटने की कोशिश की और उन सब के जरिए एक संदेश दिया कि कुछ भी नया करने से डरना नहीं चाहिए। वो बार बार सरकार के कामकाज का भी जिक्र करते रहे। वैक्सीन को लेकर जो हिंदुस्तान अलग अलग मुल्कों की मदद कर रहा है उस पर पीएम ने क्या कहा, जल्दी से आपको सुना देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करें।
आज अगर नेताजी ये देखते हैं कि उनका भारत इतनी बड़ी महामारी से इतनी ताकत से लड़ा है, आज उनका भारत वैक्सीन जैसे आधुनिक वैज्ञानिक समाधान खुद तैयार कर रहा है, तो नेताजी क्या सोचते हैं जब वो देखते हैं कि भारत वैक्सीन देकर दुनिया के दूसरे देशों की मदद भी कर रहा है, तो उन्हें कितना गर्व होता। नेताजी जिस स्वरूप में हमें देख रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना स्नेह दे रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी मनोज्ञा भी अब जुड़ गई हैं, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुपर्णा मोइत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सुपर्णा जी, सवाल सीधा है और ये पूछा जाएगा, बीजेपी लगातार इन तमाम बातों पर घेरती रही है ममता बनर्जी को। पहले भी जय श्री राम के नारे लगना ममता बनर्जी के लिए बेइज्जती क्यों हो गई? देखिए अंजना जी, आपको प्रणाम करता हूं और तमाम जो दर्शक आज तक की इस अनुष्ठान को देख रहे हैं उनको भी आपके जरिए मैं प्रणाम कर रहा हूं। देखिए, हमें राम जी हमारे दिल में बसते हैं, उनके साथ ना मेरा दिक्कत है व्यक्तिगत, ना मेरी पार्टी का है, ना ममता बनर्जी जी का है। लेकिन अंग्रेजी में जैसे हम दो शब्द का प्रयोग करते हैं, एक है ओवर्ट और एक है कोवर्ट। ओवर्टली जय श्री राम बोला जा रहा है, लेकिन कोवर्टली अगर एक राम जी का नाम अगर दूसरे चीज के लिए इस्तेमाल करें तो वो बेहद दुखद और बेहद शर्मनाक बात है। तो ये तो मैंने ये पहला कहना चाहता हूँ आपसे। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता एक मौका उन्होंने खो दिया? आज उनके लिए मौका था, वो बोस जी पर, नेताजी पर अपनी बात रखती, पश्चिम बंगाल का जिक्र करती, जो वहां पर उन्होंने काम किया है, नेताजी के लिए जो वो कर रही हैं, सवाल उठाना, पूछना, संवाद करना या फिर गुस्से का इजहार करना एक राजनीतिक के लिए। और ये हमेशा ये सवाल उठता है कि क्या राजनीति में एक परिपक्वता धीरे धीरे गुस्से को दरकिनार करके अपनी बात को कहना क्या ज्यादा प्रबल नहीं होता उनके लिए? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप परिपक्वता का बात किए हैं, वो परिपक्व है तभी सबसे ज्यादा उन्होंने कहा। वो भी कभी कभी कहते हैं, कभी कभी अपना बात नहीं कह के भी हम बहुत कुछ कह सकते हैं। इसलिए उस मंच को सम्मान देते हेतु उन्होंने ये कहा कि ये सरकारी प्रोग्राम है, किसी दल का प्रोग्राम नहीं है जहाँ पे प्रचार प्रसारण के बारे में हम ज्यादा ध्यान दें। इसलिए उस मंच को सम्मान देते हुए उन्होंने यही कहा कि मैंने सोचा था ये सरकारी मंच है, यहाँ पे ऐसे एक देश नायक को सम्मान दिया जाएगा, उनके मर्यादा को और भी ज्यादा लोगों के सामने कैसे कर बात किया जाएगा। तो वो मंच अगर किसी का दुरुपयोग होता तो उन्होंने इसीलिए परिपक्वता दिखाते हुए वो चुप रहे और अपने कुर्सी में जाकर बैठ गए। ठीक है मनोज्ञा, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। मनोज्ञा, वहां पर ऐसा क्या हुआ? क्या एक हिस्से से इस तरह की नारेबाजी हुई? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, तो क्या एक हिस्से से ऐसी नारेबाजी हुई या चारों तरफ से हुई? कुछ समझ में आ रहा है कौन से लोग थे, क्या था, या फिर जो वहां पर इनवाइटेड मेहमान थे बीजेपी के सपोर्टर्स थे जिन्होंने ऐसा किया? क्या समझ में आ रहा है, क्या देखा आपने? जी अंजना, इसमें तीन बातें हैं। पहला ये कि ये बात सही है कि कई ऐसे समर्थक हैं बीजेपी के जो आज इकट्ठा हुए हैं इस पूरे कार्यक्रम में, लेकिन इसके साथ देश विदेश से कई आला मेहमानों को भी यहाँ पर स्वागत किया गया है और उन्होंने आज शिरकत भी की है। इस समय जब ये कार्यक्रम चालू है तब भी ऐसे कई लोगों ने शिरकत की है। हालांकि नारेबाजी तभी से शुरू हो गई थी जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्टोरिया मेमोरियल के मंच पर आए थे। उसके बाद से लगातार कभी जय श्री राम के नारे, कभी भारत माता की जय, तो कभी वंदे मातरम, और इनके साथ साथ गुंजायमान हो रहा था विक्टोरिया मेमोरियल। हालांकि जैसे ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंच पर आई बोलने के लिए, तभी एक बार फिर ये नारेबाजी हुई। मंच पर आसीन जो मास्टर ऑफ सेरेमनी है उन्होंने पहले चुप कराया, कहा कि बोलने का मौका दिया जाए। ये अपने आप में साबित करता है कि जब वो मंच पर थी तो नारेबाजी हो रही थी। आसपास के कई ऐसे समर्थक थे जिन्होंने कई बार नारेबाजी की और बिफरी ममता बनर्जी, जिनका एक पहलू उनका गुस्सा है और उनकी ताकत भी माना जाता है, उन्होंने पहले मंच से सीधा निशाना साधा, न किसी का स्वागत न सत्कार, सीधा कह दिया कि धन्यवाद आप आए यहाँ पर ये कार्यक्रम किया। लेकिन इसके साथ साथ अपनी बात भी रख दी कि जिस तरह से किसी को बुलाकर उसका असम्मान
सम्मान किया जाता है, ये शोभनीय नहीं है और यही कारण है कि विरोध जताते हुए वो मंच से वापस जाकर अपनी कुर्सी पर ही बैठ गई। जी, धन्यवाद आपका मनोज्ञ इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान अनीता बोस फाफ, जो कि बेटी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, वो हमारे साथ सीधा जुड़ रही हैं। लेकिन अपने दर्शकों को ये बता दें कि चूंकि वो हिंदी नहीं समझती हैं, मैं अंग्रेजी में ही उनसे बातचीत कर पाऊंगी। 2-3 सवाल उनके जरिए ये समझने की कोशिश कि आज जब हिंदुस्तान इतना बड़ा जश्न नेताजी के नाम पर मना रहा है, उनके मन में क्या बातें आ रही हैं। A very warm welcome to you, Anita ji. My first question to you would be, the Prime Minister of India has actually celebrated Netaji's Jayanti in a massive and very enormous manner in Kolkata. You must be seeing the visuals that are coming across. How would you like to remember Netaji today, and what are your feelings on how it's being celebrated in India? Well, namaskar and Jai Hind to all of you. I'm very happy that Netaji is being honored today on his 124th birth anniversary by people across India, and of course I also feel honored that the Prime Minister himself came to Kolkata to honor him. I think it is very gratifying for my father that after so many years, people do remember him, to love him, and to admire him. And I think he has given a lot for his country, but if he were to know that this happened, I think he would feel very gratified. Anita, do you have a feeling where a lot of people within India feel that he was not given his due place in India's history? The kind of freedom struggle that he led for India, the way he challenged the Britishers, the way he led a whole army in foreign land and he tried to combat the Britishers. Do you feel that he has not been given his due place in India's history? To some extent, that is certainly true, but that also was caused by the fact that in the beginning, the beginning years of after independence, many of the documents were not yet available, and for example, later on when they became declassified, it turned out that his contribution and the contribution of the INA played a very important part to lead to the uprising of the Indian armed forces, which eventually caused the premature withdrawal? Well, as the British called it, transfer of power. But I mean, India became independent in 1947, whereas the original date had been later. And it also, and the Redford trials of 3 Indian INA officers, Prem Saigal, Colonel Shahnawaz Khan, and Colonel Dhillon, I think also publicized the contribution of the INA to India's independence in India. Yeah. My last question to you would be that within the political circles in India, and because West Bengal is due for elections, there is a lot of hue and cry about how each party is trying to appropriate Netaji's legacy. What would you say on that? There's a huge fight between the BJP and the TMC, each criticizing the other for politicizing his legacy. What would you say on that? Evidently both parties are politicizing his legacy. I'm quite convinced that, say, for example, the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, is a true admirer of Netaji and always has been. And I presume Prime Minister Narendra Modi is too. Yeah. So I think it's quite legitimate that they claim him in some way. But on the other hand, I mean, just before an oncoming election, you have to expect that parties sort of compete and try to politicize all their activities. This is not entirely illegitimate. It would be preferable if they could sort of get together, honoring him and celebrating him. But I think maybe that's asking too much of a political party in these
days, and I think that it's better there is a competition how to honor him than not to honor him at all. Wow, that's an interesting take. My last question to you would be, we all revere and we all worship this great freedom fighter. The whole country joins today in celebrating his birth. How would you express the exact feelings that you have as the daughter of the legend, the great freedom fighter, Subhash Chandra Bose? I'm very grateful to his country, and on the other hand, I think he also deserves this honor because he has sacrificed a lot for his country. That the love for his country was the all-encompassing sentiment that he had, and I think everything else had to take second place. All the loyalties to family, friends, and so on were superseded by this loyalty and love for his country. I think in a way he deserves the love of his country, and it is wonderful that it is still given after so many years. Anita ji, we're getting amazing responses. There are people from social media sending us many questions because they're actually very amazed to see you today and hear you in India. I think we should continue with the conversation if you have time. Because see, Netaji, it was always alleged, because you started by saying, you say that you find this entire fight over his legacy legitimate and right because it's to honor him, which is great. But on the other hand, it has always been alleged that the Congress party, the BJP, accuses the Congress party of not letting Netaji get the kind of limelight that he should have. Has this been a part of your growing up years? Has this conversation or this thought been a part of your growing up years? And what is your take on that, ma'am? You had to distinguish two things. One is the personal relationship that my father definitely had to many of the Congress leaders. It was sort of ambiguous insofar. In a way, they were all comrades in arms. They were friends, if you would have it, brothers and sisters. And in that sense, they were all fighting for the same thing. Yet at the same time, my father was rather bitter that he did not get the support in his own efforts, because there was a competition essentially of means how to get independence. My father was of the opinion that it should not only be done by non-violent means, but particularly in the wake of an oncoming war, it should also be done by arms. And there was disagreement about that, but I think picking on that later on, there were people who sort of tried to really put a wedge between them. My father had his disagreements with Mahatma Gandhi, for example, but he always admired him greatly. He was the one who called him father of our nation. And I think later Mahatma Gandhi also realized that my father was a patriot of patriots, as he called him, and that in some ways he was equally engaged in fighting for India's independence. For example, prior to independence, Mahatma Gandhi was opposed to the partition of India. My father would have been opposed to that too. And sometimes I'm glad he did not live to see the terrible violence that took place in connection with the partition of the country. And later on, I think some of the sort of really secondary and minor figures in the Congress party sort of tried to also put a wedge between, say, for example, the Nehru family and my father. They had their differences, but ultimately they were the two secular leftist leaders in the Indian independence movement, and in that sense were also comrades in arms, so to say. Very interesting that you brought about the entire character or the relationship, as you say, between Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi, and Subhash Chandra Bose and the Nehru family. What would you tell us about the kind of bitterness that existed? You said some leaders later in the Congress party tried to draw a wedge between
Netaji and the Nehru family. Who were they? Would you like to talk about it more? And do you feel that because of this, the kind of place that Netaji should have got in the history books of India maybe was denied to him? There were some, I think, who believed that they sort of did a favor to the Nehru-Gandhi family by sort of downplaying my father's role. Yeah. I'm sure that was not the case, say, with Pandit Nehru or with Indira Gandhi, who had known each other. My father came to see the wife of Pandit Nehru when she was on her deathbed, so to say, but the younger Gandhis, of course, had no personal relationship to my father. They didn't know him. And I think some of their followers felt that by sort of downplaying Netaji, they were sort of upgrading them. I don't know whether this played any role for them and whether it was of any importance, but that certainly, I think, contributed to the fact that my father was sort of given a secondary role. On the other hand, there were always many people in the Congress party too who were admirers of my father, who did not participate in this sort of downgrading him. But I think one thing that always hurt me more than the fact that my father was not given his due, maybe, the Indian National Army was not treated very well in the beginning. For example, many of these soldiers were poor people. They had lived in the rubber plantations in Malaysia, then emigrated to India when India became independent. And they were really poor, and they were not even given recognition as a freedom fighter in the beginning. And for them, I think that was very disappointing. The soldiers were not recruited into the Indian army after independence, which was, I'm sure, a great disappointment for many of them. The British Indian army soldiers became the major part of the armed forces in free India. It may be practical not to put soldiers from two armies who had been fighting each other into the same army, but it certainly was a disappointment for the INA soldiers. So that always hurt me more, that in a way they sort of had to fend for themselves, and the educated, skilled people found their way, but many of the simple people really have virtually lived in poverty. What you're saying is very significant, because you're saying that probably you felt that your father was given a secondary role in spite of the fact that he put everything for the freedom of this country. And what hurts you most is the fact that the INA, the Indian National Army that he had built, the people who had fought for India, they were not given their due. Now that Prime Minister Narendra Modi has actually awarded a lot of veterans from the INA today. Indeed, 4 of them. How are you taking that? And does that kind of make you feel that INA is getting its due finally? I think it is a gracious move. In a way, of course, it is a more symbolic gesture nowadays, because the veterans, I think for the most part, all of them have passed away. Even the youngest of them, for example, the Rani of Jhansi Regiment, the Women's Corps, had some very young soldiers, 15, 16, 17 years old, but even they have passed away as far as I know, at least most of them. But still, it is very gratifying that they get a recognition, even if it may not mean anything materially anymore. Yeah. Some of the slogans that Netaji gave, which were very popular in India, I know you're not very comfortable with Hindi, but तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, and कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा.
Would you do you actually say these lines or share it with other family members? And it'll be interesting to hear them from you. Some of I'm not a singer. I have a terrible voice for singing, and I can't keep a tune. But some of my relatives are very good singers, and as you may know, the Bengalis are very music and culture oriented. So many of my relatives who sing, well, they used to sing the old INA songs like Kadam Kadam Balajam, and then of course there are other things like Jai Hind is a way of greeting which my father started in Germany actually 80 years ago. There was a German, in Germany there was an Indian Legion which had been set up with the idea maybe if there had been an overland attack on India by the Axis forces during the Second World War, then the Indian Legion would have been sent to fight. And the Indian Legion started the greeting Jai Hind. And of course, that is still the way the soldiers in the present Indian Army greet each other, which I think is nice, although maybe most of them don't know that it goes back to the Indian Legion, the INA and Netaji. And my father had also had the national anthem played for the first time as Indian anthem in Germany 80 years ago when the Indo-German Association was founded at that time. So I'm sure if he had known, he would have been very gratified that his choice of an anthem was picked up too later on. Yeah. So Anita Bose Pfaff, Jai Hind, thank you very much. An absolute honor to have you join us on Aaj Tak. Thank you so much. Nice to have me on. Thank you. Thank you, ma'am. तो आपने सुना अनीता बोस फैफ जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी थी, उन्होंने खुद अपनी जुबानी पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने इस बात पर दुख भी जाहिर किया एक तरफ कि कई कांग्रेस के ऐसे नेता थे जो नेहरू और गांधी के बाद जिन्होंने उनके पिता के रोल को सेकेंडरी कर दिया था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आज जब ये लड़ाई मैं देख रही हूं तो इसमें मैं कुछ गलत नहीं पाती हूं, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियों की लड़ाई नेताजी को सम्मानित करने के लिए है। और इसी पर अब चर्चा आगे लिए चलते हैं। आपके साथ अब शुरुआत करते हैं सुधांशु जी, क्योंकि सुपर्णा जी ने पहले बताया कि वहां पर जय श्री राम के नारे जो लगाए गए थे उसको लेकर नाराजगी जो थी ममता दी की, वो जस्टिफाइड है, क्योंकि एक होता है किसी को परेशान करने के लिए ये बोलना और एक होता है अपने घर में अपनी पूजा में ओवर्ट और कोवर्ट का वो एग्जाम्पल दे रहे थे। क्या होगा आपका जवाब? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि अनीता बोस जी ने जो बोला, एक हिंदी में पंक्ति है, शायद अवस्थी जी को पता होगी, हृदय व्यथा की कथा अकथ बखानी है। हृदय की व्यथा की वो कथा जो आज तक कही नहीं गई थी, आपने पूरे देश को यह सुनाई कि किस ढंग से नेताजी के रोल को सेकेंडरी किया गया। उन्होंने जो एक सूत्र वाक्य बोला कि आज नेताजी को सम्मानित करने की प्रतिस्पर्धा है तो यह अच्छी बात है, बजाय इसके कि यदि सम्मानित नहीं किया जा रहा था। बस इस वाक्य में सब कुछ निहित है। यह प्रतिस्पर्धा 2014 के बाद शुरू हुई है। इसलिए, और यह भी मैं कहना चाहूंगा कि अब आपने बिल्कुल स्पष्ट देखा कि जिन्होंने, आप उनसे बार बार एक प्रश्न पूछ रही थी ना कि कहां से लगा कि नेताजी का विरोध हो रहा था। देखिए, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं चैनल पे, किसी को बुरा न लगे, उन्होंने स्वयं बताया था कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, पर वही महात्मा गांधी थे जिन्होंने 1938 हरिपुरा अधिवेशन में कहा कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी। यानी सुभाष चंद्र बोस की जीत गांधी जी की व्यक्तिगत हार थी, और जिसकी वजह से बाद में उनको इस्तीफा देना पड़ा, कांग्रेस छोड़नी पड़ी। खैर, ये एक यथार्थ है, एक कटु सत्य है। कोई भी व्यक्ति कितना भी विराट, कितना भी महान हो, परंतु एक सत्य सामने है देश के। अब मैं आता हूं आज की बात पे, जो उन्होंने कहा ओवर्ट एंड कोवर्ट। अनीता जी, अंजना जी, ये ओवर्ट ही नहीं है, ये ओवर्ट कोवर्ट दोनों है। जो ममता जी की नाराजगी जय श्री राम पे थी ना, ये कोई अनायास गुस्से में हुआ रिएक्शन नहीं है। मेरे विचार से यह सुनियोजित, सुविचारित लिया गया एक्शन है।
यानी उन्हें एक मैसेजिंग देनी थी कि नहीं, उनको चूंकि पता था आज कि वहां जय श्री राम के संवैधानिक नारे बाध्यता थी कि लगेंगे। प्रधानमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री को वहां रहना था। सुधांशु जी, ये कैसी बात हुई? उन्हें पता था कि जय श्री राम के देखिए, नारे मैं एक बात ये भी लगेंगे, कह फिर रहा वो हूं ना। गुस्सा करेंगी, फिर वो चली जाएंगी, फिर वो नहीं बोलेंगी ना 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 तो? नहीं, मैं जो आगे बात कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी के साथ वो ओपनली बोल चुकी हैं मंचों से कि मैं तो उनका फोन भी नहीं लेती, परंतु आज संवैधानिक दृष्टि से ये बाध्यता थी कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री को रहना है। अब रहना भी है और चुनाव की दृष्टि से मुझे मैसेज भी देना है, तो इस मामले में वो बहुत सिद्धहस्त नेता है, इतनी तो मजी हुई खिलाड़ी है ही। जैसे ही उनको लगा जय श्री राम के ऊपर तो वो पहले भी रिएक्ट कर चुकी हैं। जय श्री राम रिएक्ट करके जो मैसेज देना है, जो प्रशांत किशोर कहते हैं हम 30% से शुरुआत कर रहे हैं, उनके चुनावी रणनीतिकार, तो चुनावी रणनीतिकार की रणनीति के मद्देनजर ही उन्होंने यह एक्शन लिया है, ऐसा मेरा विश्लेषण। नहीं, पहले सुधांशु जी ये तो देखिए, इसकी प्लानिंग उन्होंने थोड़ी की होगी। जरा दिखाइए एक बार। हम लोगों ने अब सिलसिलेवार ढंग से हम आपको दिखा रहे हैं, ऑडियंस में भी जहां पर जिस तरफ से ये आवाजें आई, जय श्री राम के नारे लगाए गए, वो पूरा हिस्सा दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को। इसके बाद चर्चा आगे लिए चल रहे, देखिए जल्दी। प्रोग्राम का कोई डिग्निटी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है और आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन तो देखा आपने, जय श्री राम के नारे ऐसे लग रहे थे कि मंच से भी जो लोग, जो होस्ट थे, वो बता रहे थे कि आप लोग शांत हो जाइए, लेकिन उसके बाद से आपने देखा ममता बनर्जी का गुस्सा। जो परपौत्र है सुभाष चंद्र बोस, उनसे बात की हमारे सहयोगी मनोज्ञा ने, उन्होंने इस पर क्या रिएक्शन दिया है वो देखने के बाद हमारे साथ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र चंद्र बोस जी। आज जो हुआ उसके लिए किस तरह से क्या कहेंगे, पहला प्रधानमंत्री का बंगाल आना? Well, we on behalf of the family, Bose family and the people of Bengal had requested and invited the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. We were hopeful that he would come, but we were not very sure. Today, I think it's a historic day that the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, accepted our request, accepted the request of the people of Bengal, and graced this wonderful event on this lovely Victoria Memorial grounds. You see, the first Prime Minister who visited Kolkata on Netaji's birth anniversary was Lal Bahadur Shastri ji. He had come in 1965 and unveiled the main statue at Red Road. After that, I don't remember any Prime Minister coming on Netaji's birth anniversary to Kolkata. आज जो हुआ, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज होकर उन्होंने कुछ नहीं बोला क्योंकि नारेबाजी हुई, आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? Well, today is a very happy occasion. We are celebrating the 125th birth anniversary of the liberator of India, Netaji Subhash Chandra Bose. So I think we should not comment on any political way. Let us celebrate jointly, because Subhash Chandra Bose united all communities, all religions as one, as Bharatiyas. So I think let's keep our differences aside and celebrate the birth anniversary. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आपका क्या संदेश होगा आज जो हुआ इस उपलक्ष्य में? Well, we would request
the Honorable Chief Minister, Mamata Banerjee, that today is a day of unity. Today is a day of progress. Today is a day of commitment. Today is not a day of differences. This is my only message to the Honorable Chief Minister. आप उनके परिवार के सदस्य हैं, क्या नाराज हैं आज जो हुआ उसको लेकर? Well, you see, I should not comment on any political affairs today, but I think today we should have maintained our dignity, civility, and shown respect and homage to not only Netaji Subhash Chandra Bose, but to all the martyrs of the Azad Hind Fauj. 26,000 soldiers were martyred for freedom of our nation. I think we should pay homage to them and not make it a political issue on this auspicious day. क्या आप नाराज हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता ज्यादा शामिल थे जिन्होंने नारेबाजी की है? इस सरकार का कार्यक्रम था? देखिए, नारेबाजी कौन किया नहीं किया, आई एम नॉट अवेयर, तो इसके ऊपर हम कमेंट नहीं करना चाहते हैं. लेट अस सेलिब्रेट दिस ओकेशन. इट इज अ हैप्पी ओकेशन. वी आर सेलिब्रेटिंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द लिबरेटर ऑफ इंडिया. बड़ी बातें परिवार की ओर से और ये साफ करते हुए कि आने वाले दिनों में नाराजगी अपनी तरफ, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति प्यार और सम्मान एक तरफ. कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, कोलकाता, आज तक. तो नारेबाजी भी सामने आ गई. जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं आपसे जयंत जी, उसके बाद मैं फौरन अवनीश जी आपके पास आ रही हूँ. एक मौका खो दिया ना, आज मौका था बातें रखती. अगर कोई जय श्री राम कह रहा है तो जय श्री राम का नारा बेइज्जती कैसे हो सकती है जयंत जी? नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी जी नेताजी सुभाष बोस के लिए जो किए हैं 2014 से अभी तक, उसके लिए मैं भी एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आई एम प्राउड ऑफ इट. गांधी परिवार, कांग्रेस परिवार जो किया था, जैसे अनिता जी बोल रहे थे, वो नहीं करने दिया बहुत कुछ जो अभी मोदी जी कर रहे हैं, डिक्लासिफाई कर दिए हैं. तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट ऑफ माय दिस थिंग आई शुड से दैट. लेकिन ममता जी जो आप बोल रहे हैं जी, खो दिया है मौका. ममता जी तो 365 डेज बंगाल में नेताजी के साथ, मतलब वो नेताजी परिवार के साथ संबंध है. देखिए, अनिता जी ने भी ममता जी के बारे में बोले हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर एंड ममता जी दोनों नेताजी के, सुभाष चंद्र बोस के, मतलब दे आर डिवोटी. अभी ये जो जय श्री राम नारा, हाँ जी, ये नरेंद्र मोदी जी, जब नरेंद्र मोदी जी बोलने के लिए उठते हैं, देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं उसके पहले क्यों नहीं जय श्री राम नारा लगता है? दिखाइए अपनी. जब आपका देखिए एक गवर्नमेंट फंक्शन सिर्फ नहीं, ये जो डिग्निटी है आप बोल रहे हैं ना, देखिए चंद्र बोस भी बीजेपी लीडर है, लेकिन चंद्र बोस भी ये जो तू मैं कम से कम आज के दिन में नहीं फंसे हैं. ठीक है. तो आप जब इनवाइट कर रहे हैं, कल भी चर्चा हो रहा था कि ममता जाएगी या नहीं जाएगी, बॉयकॉट कर सकते थे प्रोग्राम, क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल, तो ममता के बारे में तो यही कहा जाता कि फोन ही नहीं उठाते हैं, सुधांशु जैसे बोल रहे थे. तो वो नेताजी के लिए जो इशू है, आप बोल रहे हैं ना मौका, सुबह में पदयात्रा किए हैं, नेताजी फैमिली में सुबह गए थे नेताजी भवन में और रैली किए हैं, वहां नेताजी के बारे में चर्चा किए हैं, नेताजी परिवार के बहुत लोग थे वहां. तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो मौका का इशू नहीं है. अभी कम से कम अगर नेताजी सुभाष बोस आज मोदी जी और ममता जी को एक जगह, जैसे मोदी जी कह रहे थे ना कि आज इकोनॉमिक क्राइसिस है, एक साथ काम करना पड़ेगा, सेंटर स्टेट सॉलिडारिटी हो रहा है, आपका हेडिंग कैप्शन हो रहा है मोदी ममता बहुत दिन बाद, लेकिन चुनाव के लिए क्या जय श्री राम नारा लगाना इतना जरूरी था विक्टोरिया कैंपस के अंदर? आप इसके बारे में सवाल नहीं उठाएंगे? अवनीश जी, जब पीएम बोलने के लिए तैयार हुए तब किसी ने ये नारा नहीं लगाया, उनका आरोप है. ममता जी को जानबूझकर क्या चिढ़ाने के लिए, परेशान करने के लिए नारेबाजी हुई? ममता जी क्यों चिढ़ती हैं? जय श्री राम का नारा ऐसा तो नहीं है कि उससे चढ़ना चाहिए. वो कहें सार्वजनिक रूप से कहती है मैं चिमड़ी उधेड़ दूंगी, मतलब इसमें चढ़ने वाली क्या बात है? पहली बात. दूसरी बात कि आज जयंतो दा ने बड़े साफ में कहा कि वो नहीं आती, पीएम के लिए नहीं आई, पीएम के प्रोटोकॉल की वजह से नहीं आई. उनको ये था कि 2 महीने बाद चुनाव होने, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कार्यक्रम में नहीं गई तो ये गलत मैसेज जाएगा. ये प्योरली, जैसा सुधांशु जी ने कहा कि प्योरली उस रणनीति के तहत कि अगर आज सुभाष चंद्र बोस का 125वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, उसमें न जाने का गलत मैसेज जाएगा
सिर्फ इसलिए आई है, सिर्फ राजनीति की है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी अवॉइड कर सकती थी, इग्नोर कर सकती थी उस नारे को, बड़े साफ सी बात है। और उन्होंने कहा बड़ा कि गवर्नमेंट के काम में डिग्निटी होनी चाहिए। आप बताइए ना, प्रधानमंत्री मेरा प्रधानमंत्री नहीं है, तब गवर्नमेंट नहीं थी, मैं प्रधानमंत्री का फोन नहीं उठाती, तब डिग्निटी नहीं थी। सैकड़ों मसले ऐसे हैं, वहां से आईपीएस अफसरों को मैं नहीं भेजूंगी, कोई केंद्रीय संघीय चरित्र नहीं है, फेडरल कैरेक्टर के मैं नहीं मानती। इसलिए ये नाटकबाजी न करें ममता बनर्जी। बंगाल के लोग जानते हैं कि आज अगर वो इस कार्यक्रम में शामिल भी हुई और कुछ कहना भी नहीं चाहती थी, इसलिए उनको ये करना पड़ा, उनको एक मौका मिल गया उस नारे से, और उन्होंने उस मौके का फायदा उठा करके वहां से चले गए। सुपर्ण मोहित्रा, देखिए, पहली बात तो हमें कोई विरोध नहीं है, और जयंतदा जैसे बात कर रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री जी आए हैं यहाँ पे, ये तो गौरव की बात है। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी हैं वो नरेंद्र मोदी जी है, लेकिन वो बीजेपी का प्रमुख भी है, कभी कभी प्रधानमंत्री भी है। तो ये बात पहला चीज है। दूसरा चीज, वो श्रद्धा ज्ञापन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। लेकिन एक मिनट अगर हम डिस्कस करें कि जो दो देश नायक नेताजी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो किस आधार या विश्वास के जरिए वो पूरा जिंदगी वो बिताए। देश प्रेम, बलिदान, धर्मनिरपेक्षता, समानता तैयार करने की कोशिश, और सारे धर्म, जाति और पंथ के लोग मिलके, लेकिन वो एक एकता बनाने की कोशिश की। अगर 5-6 साल हम हिंदुस्तान में देखें या भारतवर्ष में देखें, सुधांशु जी, तो हम किस किस्म का भारत बनाया, क्या सही तरीके से नेताजी को हम सम्मान प्रदान कर रहे हैं? हम देखेंगे कि 5-6 साल से संकीर्ण मानसिकता, विभाजन, धार्मिक ध्रुवीकरण, घृणा और कट्टरता की एक माहौल बनाएगी। भारत की जो बहुलतावादी प्रकृति है उसको बार बार उसको नष्ट किया जा रहा है। प्रमुखतावाद की वकालत और अभ्यास किया जा रहा है। संविधान में निहित कल्याणकारी अवधारणा की कुल अवहेलना हो रही है। और हम देख रहे हैं कि सत्तावादी और लोकतंत्र विरोधी, क्योंकि संसद में बिना चर्चा किए बिल पास कराना और संसदीय संलेख और संवाहन की नजरअंदाज वो किए जा रहे हैं। बोलने का भी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी ये लोग हम सबसे छीन रहे हैं, और राजद्रोह के नाम पर गिरफ्तारी की संस्कृति ठीक है, आपने गंभीर आरोप लगाए हैं, जवाब दीजिए सुधांशु जी। धर्मनिरपेक्ष थे नेताजी, और आपकी आइडियोलॉजी कुछ और ही है, जिसमें उन्होंने गिना दिया 5-6 साल का आपका ट्रैक रिकॉर्ड। जवाब दीजिए। मैं भी गिना देता हूं। इनकी धर्मनिरपेक्षता की आइडियोलॉजी है मौलवियों को वजीफा, इनका मंत्री ओपनली कहे कि यह है मिनी पाकिस्तान, इनके हम मालदा में आके भीड़ पुलिस स्टेशन घेर ले कि एक व्यक्ति जिसने धार्मिक अवमानना की थी, जो ऑलरेडी जेल में, इसको हमको दे दो, हम इसका न्याय करेंगे, और मुहर्रम के जुलूस के लिए दुर्गा पूजा के जुलूस को रोक देना। यह है सेकुलरिज्म की अवधारणा। इस देश पर पहला हक मुसलमानों का प्रधानमंत्री बोलेंगे। कर्नाटक और केरल और आंध्र में भी 5-5% एक समुदाय को आरक्षण की बात होगी। और आज इंटरेस्टिंगली ममता जी ने एक बात बोली ना कि एक राजधानी कोलकाता क्यों नहीं हो सकती, 4 राजधानी होनी चाहिए। इस पर मैं अंजना जी एक बता देता हूं कि आज से 10 साल पहले एक सांसद थे, उन्होंने अमेरिका में मुझसे एक बात कही थी कि जब बंगाल का विभाजन हुआ 100 साल पहले, तो उस समय की डेमोग्राफी आप देखिए तो क्या था, 1/3 मुस्लिम 2/3 हिंदू। और आज अगर आप अनडिवाइडेड बंगाल को ले लें, यानी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, तो ये डेमोग्राफी पलट गई है, 2/3 1/3 हो गया, यानी 2/3 मुस्लिम 1/3 हिंदू। तो जो ममता जी कह रही थी यही 50 साल और इनकी राजनीति चल जाए तो राजधानी ढाका हो जाएगी, कोलकाता राजधानी रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए यह राजनीति जो की जा रही है उसमें क्या ओवर्ट है और क्या कोवर्ट है, बंगाल का भद्रलोक अब इसे समझने लगा है। सर, आपका तो ओवर्ट और कोवर्ट में ज्यादा फर्क नहीं है। बहस का अंत होते होते आप आ गए एजेंडा पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। क्लियर है, हमारा तो ओपन है। हाँ, नहीं वो तो दिख जाता है, दर्शक भी सुन ही लेते हैं। सुधांशु जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज अनीता बोस फाफ, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी हैं, उन्होंने आज तक के मंच पर भी तमाम बातें, उन्होंने अपने पिता को लेकर जो सेकेंडरी पोजीशन उन्हें दूसरा स्थान दिया गया था, उसको लेकर उन्होंने टीस का भी इजहार किया। दूसरी तरफ आज इस सम्मान पर उन्होंने देश का आभार भी व्यक्त किया। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक। एक तरफ कोलकाता में नेताजी पर सियासी शंखनाद हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सामने ममता बनर्जी, लेकिन जय श्री राम का नारा लगने से नाराज हुई ममता बनर्जी और उसी को लेकर सियासी बवाल छिड़ गया है। बहरहाल इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस, देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।